हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि आखिर इसमें आते क्या हैं, हमको पढ़ना क्या है। और इस हम चैप्टर को देखेंगे वन शॉट में, तो पूरा डिटेल रहेगा लेकिन वन शॉट में रहेगा। तो इसमें पहले ही हम जो बात करते हैं तो पहला ही हमारा टॉपिक आता है कि मैटर। आखिर मैटर होता क्या है, फिर मैटर को कितने पार्ट होते हैं। तो अगर हम मैटर की बात करें, पार्ट मैटर को जानने से पहले अगर बात करें तो मैटर पहले से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि मैटर की जब हम बात करते हैं तो मालूम है कि जो मैटर होता है, मैटर हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। तो मैटर हमारे पास या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, उसी को हम मैटर बोलते हैं। अगर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा तो किस फॉर्म में होगा? तो कह रहे कि कुछ प्योर होंगे, कुछ इम्प्योर होंगे। तो प्योर होंगे, यहां पे प्योर सब्सटेंस जो होंगे उनके भी दो पार्ट होंगे। एक होगा हमारा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, मिक्सचर मतलब इम्प्योर सब्सटेंस की, तो इम्प्योर सब्सटेंस की अगर बात करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस। अब बात करें तो एलिमेंट, एलिमेंट में आप देख रहे होंगे, एलिमेंट में क्या होता है, सब सिंगल सिंगल है। लेकिन वहीं पे आप कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके क्या बना है, कंपाउंड बना है। तो यहां पे देख रहे होंगे कि दो अलग अलग एलिमेंट है और क्या बना रहे हैं, कंपाउंड को बना रहे हैं। लेकिन बात आती है जब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो आप इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिलके किसका निर्माण करते हैं, मिक्सचर का। तो मिक्सचर में अगर होमोजीनियस होगा तो क्या होगा, सेम दो एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड क्रिएट कर रहा हो और उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी होंगे, इसलिए होमोजीनियस। ये सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये आपस में सब क्या है, होमोजीनियस है। और ये भी सेम है, अपना एक अलग है, ये भी अपना एक अलग है, ये भी अपना अलग है, तो ये क्या है, सब अलग अलग है, इसलिए ये होमोजीनियस है। अगर बात करते हैं हेट्रोजीनियस का, तो हेट्रोजीनियस कंपाउंड में देखो क्या हुआ है, यहां पे ये अलग एक एलिमेंट है, ये भी अलग एक एलिमेंट है और ये भी एक अलग एलिमेंट है। तीन एलिमेंट यहां पे मिले हुए हैं, चाहे यहां देख लो, ये अलग है, ये भी अलग है, ये सब मिले हुए हैं और क्या बना रहे हैं, हेट्रोजीनियस बना रहे हैं। सिंपल सी बात है, होमोजीनियस हम उनको बोलेंगे जो एक जैसे होंगे और हेट्रोजीनियस उनको बोलेंगे जो एक जैसे कंपाउंड से मिलके नहीं बने होंगे। और इसमें क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं, अब टॉपिक को आगे बात करते हैं क्योंकि इतना डिटेल हम यहां नहीं देख सकते क्योंकि आपका एग्जाम है 19 को। तो अब बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमने पीछे देखा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस, किन किन बेसिस पर हम इनको बांटते हैं, तो एक है कंपोजिशन पे बांटते हैं, दूसरा हम स्टेट पे बांटते हैं, तीसरा सॉल्युबिलिटी पे बांटते हैं। तो अगर हम कंपोजिशन के बिहाफ पे बात करें तो एलिमेंट चेक करते हैं, एलिमेंट के साथ साथ हम क्या देखते हैं, कंपाउंड भी देखते हैं और कंपाउंड के साथ साथ हम इसमें मिक्सचर को भी देखते हैं। लेकिन स्टेट की बात करेंगे तो मैटर का स्टेट कितना होता है, तीन होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बिहाफ, तो अगर हम सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे बात करते हैं तो इसमें क्या क्या देखना होता है, इसमें सस्पेंशन देखते हैं,
कोलाइड पार्टिकल को देखते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं, और इसमें भी दो चीजें आती हैं हमारे टाइप ऑफ मिक्सचर में। अब हमने पहले ही देखा है होमोजीनियस मिक्सचर आता है जो एक जैसे से मिलके बने हो, और हेट्रोजीनियस जो आता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बने हो। अब कह रहे हैं कि टाइप ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ कंपाउंड में हमारा क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मतलब एक कोवैलेंट में होता है, और एक आयनिक होता है। अब इनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आगे अपने टॉपिक की, तो आगे हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एसिड अ बेस। कह रहा है कि आप किसको एसिड कहोगे और किसको आप बेस कहोगे। तो एसिड और बेस हम जानने से पहले इसमें देखते हैं आयन के बारे में। आयन में क्या हो सकता है, एक आयनाइजेबल हो सकते हैं या तो नॉन आयनाइजेबल हो सकते हैं, यानी किसी पे चार्ज देखने के लिए मिल सकता है या किसी एलिमेंट पे चार्ज देखने के लिए नहीं भी मिल सकता है। अब बात करता है कि हम आयनाइजेबल बोलेंगे किसको। तो जब हम आयनाइजेबल की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है कंपाउंड विद डिस्कवर इन वाटर आर इन इट्स मोल्टेड स्टेट डिसोसिएट इनटू द आयन ऑलमोस्ट इंटेरनली। कह रहा है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को पानी के अंदर डालते हैं और पानी के अंदर डालने के बाद से जब वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद से क्या बना लेता है, आयन क्रिएट कर लेता है, उसी को हम आयनाइजेबल सब्सटेंस या कंपाउंड बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। अब बात करता है कि एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl। जब हम NaCl को पानी के अंदर डालते हैं, मान लो ये हमारे बीकर के अंदर क्या है, वाटर है, और पानी के अंदर हमने क्या डाला है, NaCl। NaCl को जब डालते हैं और घुलाते हैं तो क्या दिखता है, Na+ अलग हो जाता है और Cl- इसके अंदर अलग हो जाता है। तो कह रहा है कि इसके ऊपर जो ये चार्ज क्रिएट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेबल कंपाउंड या एलिमेंट। इसके साथ साथ और क्या एग्जांपल हो सकता है, HCl हो सकता है, KOH हो सकता है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नॉन आइजेबल कंपाउंड के बारे में। तो नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो जब हम इसको किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम डालते हैं तो क्या करता है, ये आयन क्रिएट नहीं करता है, इसमें वाटर की ही बात किया है, और ना ही मोल्टेड स्टेट को क्रिएट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइजेबल एलिमेंट बोलते हैं या कंपाउंड बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज है, एसीटोन है, एक्सेट्रा। तो यहां याद रखिएगा आयनाइजेबल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं व्हेन कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी के अंदर हम उनको घुलाते हैं और घुलने के बाद वो मोल्टेड स्टेट क्रिएट कर लेते हैं और पूरा टूट जाते हैं, आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी को हम आयनाइजेबल बोलते हैं। और जिनको हम पानी के अंदर डिसोसिएट करते हैं और वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, मोल्टेड स्टेट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, आयन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, उनको नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज है, एसीटोन है। अब हम बात करते हैं तो अगला बहुत फेमस आपका थ्योरी है जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अरहीनियस थ्योरी क्या बताती है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा नीचे ये एक फिगर दिया गया है, ये ही हमारे वो साइंटिस्ट हैं जिनको हम बोलते थे अरहीनियस। इनका नाम क्या था, टाइटल देखना, कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी भी चीज का खोज करता है तो अपने वो नाम का टाइटल जरूर ऐड करता है अपने थ्योरी में। तो इनका भी क्या नाम था, 7 अरहीनियस। तो इन्होंने अपने टाइटल के बिहाफ पे जब इन्होंने स्टडी किया था एसिड एंड बेस के बारे में, तो इन्होंने जब उसका खोज किया तो इन्होंने क्या किया, अपने ही टाइटल के ही नाम पे अपने खोज का नाम रख दिया, जो हम आज पढ़ते हैं अरहीनियस थ्योरी। अरहीनियस थ्योरी किस पे इन्होंने दिया था, तो एसिड और बेस को पता लगाने के लिए। तो यहां पे दिया गया है, देख रहे होगे एसिड में क्या दिखाया गया है, H+ और बेस में क्या दिखाया गया है, OH-। अब बात कर लेते हैं क्या है, अरहीनियस एसिड की बात करें
तो कह रहा है व्हेन अ डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट टू गिव H प्लस एक्वस एंड H3O प्लस आयन। कह रहा है कि जब हम किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हैं और उससे क्या रिलीज हो जाए, H प्लस आयन रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं अरिहीनियस एसिड। अब कह रहा है कि अरिहीनियस बेस किसको बोलेंगे, तो कह रहा है जब किसी कंपाउंड या एलिमेंट को हम पानी के अंदर डालते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं और उससे OH आयन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम अरिहीनियस बेस बोलते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में पहला बात करते हैं एसिड में। तो एसिड का पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं। ये भी क्या है, अरिहीनियस एसिड को शो करता है, मतलब अरिहीनियस एसिड का ही एग्जाम्पल है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी किसका एग्जाम्पल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, H2SO4, ये भी किसका एग्जाम्पल है, अरिहीनियस एसिड का एग्जाम्पल है। अगला हम एग्जाम्पल देखें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ये भी अगर पानी के अंदर हम इसको डिसोसिएट कराते हैं तो ये भी H आयन दे देगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, अरिहीनियस एसिड का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे कि अरिहीनियस बेस का एग्जाम्पल क्या होगा। अरिहीनियस बेस की अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले ही हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम एक चीज याद रखना, उसमें क्या था, हाइड्रोजन H प्लस आयन रिलीज हो रहे थे और इसमें OH आयन रिलीज होते हैं। तो OH को ही हम क्या बोलते हैं, OH को हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। इतना याद रखिएगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड जहां भी बात करेगा ये किसका होगा, अरिहीनियस बेस का एग्जाम्पल होगा। तो अब बात करें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो NaOH होता है। ये किसका एग्जाम्पल है, अरिहीनियस बेस का एग्जाम्पल है। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम KOH के नाम से जानते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये अरिहीनियस बेस का एग्जाम्पल है। उसके बाद से आता है आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी अरिहीनियस बेस का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं तो एक और हमारे साइंटिस्ट आते हैं लोग, जिसको इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ब्रॉन्स लुईस थ्योरी। ये अकेला एक साइंटिस्ट नहीं थे, दो लोग थे। तो याद देखिएगा, इनके भी लास्ट में क्या था, ब्रॉन्स, और एक के लास्ट में क्या था, लुईस। अब ये दोनों ने मिल के इस थ्योरी को दिया था और इन्होंने भी यही बताया था कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। तो इन दोनों ने मिल के जब इस चीज को दिया था तो ये इनका देखो पीछे वाले टाइटल के ही नाम पे इन्होंने भी इस थ्योरी का नाम दे दिया था। एक साइंटिस्ट का टाइटल था ब्रॉन्सेट और एक साइंटिस्ट का टाइटल था लास्ट का लोएरी। और इन्होंने क्या दिया, थ्योरी दिया, और ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, एसिड और बेस पे। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने ब्रॉन्स एसिड बोला कि ब्रॉन्स एसिड में क्या होंगे, तो बोला कि H प्लस ये डोनर होंगे, मतलब H प्लस किसी को दे रहे होंगे तो हम इनको बोलेंगे ब्रॉन्स एसिड। अगर बोला कि कोई H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, मतलब ले रहा होगा, तो क्या बोला इन्होंने, ब्रॉन्स बेस होगा। सिंपल सी बात। ब्रॉन्स एसिड किसको बोलेंगे, H प्लस आयन को जब कोई डोनेट कर रहा होगा, किसी दूसरे को दे रहा होगा। और हम ब्रॉन्स बेस किसको बोलेंगे, जब H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। अब इसमें एग्जाम्पल की बात आती है तो बोला गया कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया HCl में और NH3 अमोनिया में। जब रिएक्शन कराया गया तो देखा गया कि इस H, ये जो H था ये वाला, ये H आके N के साथ ऐड हो गया और ये Cl बाहर निकल गया। यानी ये क्या किया, अपने अंदर H को लिया। तो ये याद रखिएगा, ये दिया है, Cl ने दिया है और NH ने लिया है। तो जो लिया है वो क्या है, ब्रॉन्स क्या होगा, डोनर देने वाले, तो कौन था, Cl। तो ब्रॉन्स एसिड कौन होगा, तो ब्रॉन्स एसिड हमारा होगा Cl माइनस। और ब्रॉन्स बेस कौन होगा, तो एक्सेप्ट किसने किया, तो NH4 ने किया। अब बात देखो यहाँ पे बोला है HCl क्या होगा हमारा, ब्रॉन्स एसिड होगा, जिसमें Cl क्या किया, Cl को हम क्या बोलेंगे,
कंजुगेट एसिड, क्योंकि इन्होंने ही H प्लस को डोनेट किया है, इसीलिए हमको क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं NH3 का, तो इनको क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ज बेस बोलेंगे। और इन्होंने क्या किया है, तो एक H प्लस को ऐड किया है, मतलब अपने अंदर लिया है, एक्सेप्ट किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस बोलेंगे। ये गलत हो गया, बेस होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं फिजिकल टेस्ट का। अब मान लो पता कैसे चलेगा, हम अब तो हम रिएक्शन पूरा देख नहीं रहे हैं, तो हमको मान लो किस टेस्ट के माध्यम से कैसे पता करेंगे। तो कह रहा है अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो कह रहा है कि इसमें भी दो पॉसिबल फिजिकल टेस्ट आते हैं एसिड और बेस के लिए। कह रहा है अगर टेस्ट ए की बात करें तो कह रहा है एन एसिड टेस्ट सॉवर। कह रहा है कि अगर हम एसिड को टेस्ट करते हैं तो कैसा उसका टेस्ट होगा, सावर टेस्ट होगा। अगर बात करता है कि अगर हम अपने माउथ के अंदर रखते हैं और टेस्ट करते हैं तो उसका कैसा टेस्ट होगा, उसका बीटर टेस्ट होगा। तो याद रखिएगा एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। अब बात करते हैं यहां पे, कह रहा द मेथड ऑफ टेस्ट इज नॉट एडवाइज्ड एज एन एसिड और बेस कुड बी कंटिमिनेटेड कन्वर्सन। कह रहा है कि ये ऐसा टेस्ट है जिसको हम हर एसिड और बेस को तो हम अपने टंग के ऊपर रख के तो चेक नहीं कर सकते, क्या पता उसका साइड इफेक्ट हो, क्या पता कोई और भी चीजें हो, तो नुकसान भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ये किसी को एडवाइस नहीं दिया जाता है कि आप एसिड और बेस को उसके टेस्ट के बिहाफ पे आप पता करें। दूसरा तो मेथड क्या है, तो कह रहा है कि दूसरा मेथड जो है बहुत इफेक्टिव फिजिकल टेस्ट है, जिसमें आता है इंडिकेटर बाय द एसिड बेस। कह रहा है कि अब हम क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर को यूज करेंगे। अब इंडिकेटर में अपना क्या आता है, पीएचयूएच का, हमने जो पढ़ा हुआ है पहले से। अब बात करते हैं इंडिकेटर की, तो कह रहा है कि इंडिकेटर इज द केमिकल सब्सटेंस which show a change in its physical property, many color, order and brought it contact with acid or a base। कह रहा है कि अगर इस हम बात करते हैं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर क्या होता है, तो कह रहा है कि ये केमिकल सब्सटेंस मतलब किसी केमिकल से बना होता है, और इस पे जब भी हम एसिड या बेस को हम इसमें क्या करते हैं, गिराते हैं इसके ऊपर, मतलब या तो गिराते हैं या इसको डुबोते हैं। तो कह रहा है कि ये क्या करेगा, तो कह रहा है कि पहला तो ये कलर चेंज करेगा। दूसरी बात क्या बोला है कि कलर चेंज करने के साथ साथ कुछ इसके महक होंगे, ऑर्डर्स भी निकलेंगे एसिड और बेस को जब टेस्ट करेंगे। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम देखते हैं, तो कह रहा है कि पहला ही हमारा जो आता है फिजिकल टेस्ट में, जो हमारा सेकेंड वाला था जो मोस्ट इफेक्टिव है, कह रहा है लिथिमस का। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए ना लिथिमस पेपर, ये देख रहे होगे लिथिमस पेपर है। कह रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है और उसके अंदर हम लिथमस पेपर को, ब्लू लिथमस पेपर को डिप करते हैं या रेड लिथमस पेपर को डिप करते हैं, तो उसका कलर कैसा आएगा, पर्पल कलर आएगा। अगर कह रहा है कि मान लो हमने कोई सॉल्यूशन लिया और वो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो कैसा उसका कलर आएगा, तो कह रहा है कि जब हम ब्लू लिथमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर कैसा आएगा, रेड आएगा। यानी ये वाला जो तुम देख रहे होगे ये कैसा है, एसिड है। यहां नीचे लिखा भी गया है, ब्लू लिथमस पेपर को जब हम किसी एसिड के अंदर डिप करते हैं तो कैसा कलर देता है, रेड देता है। फिर उसके बाद से कहा है कि अगर हम बात करें बेस की, अगर कोई बेस सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम रेड लिथमस पेपर को इंटर कराते हैं, क्योंकि ब्लू लिथमस पेपर को अगर हम बेस के अंदर इंटर करेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्लू कलर ही बेस का होता है, तो चेंजिंग नहीं देखने को मिलता। हम क्या करेंगे, रेड कलर को डालेंगे तो कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। तो पता चल जाएगा हाँ जो हमने सॉल्यूशन लिया वो बेस है। अगर ब्लू कलर को हम डीप करते हैं एसिड के अंदर तो कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। तो वही बात यहाँ पे बोला, ये कैसा कलर देता है, ब्लू कलर शो करता है। अब बात करते हैं, तो कह रहा है कि लिथमस इज द आल्सो अवेलेबल एज द स्ट्रिप पेपर into the two variant red litmus and blue litmus। कह रहा है कि लिथमस पेपर
बी स्ट्रिप फॉर्म में आते हैं, मतलब फित्ते के जैसे आते हैं, और इनके भी कितने पार्ट होते हैं, तो दो होते हैं, एक रेड लिथमस और एक ब्लू लिथमस होता है। कह रहा है कि अगर हम इसमें बात करें तो एसिड के अंदर जब हम ब्लू लिथमस पेपर को डालते हैं तो ये रेड कलर दे देता है। अगर हम बात करें बेस की, तो जब हम बेस के अंदर रेड लिथमस पेपर को डालते हैं तो कैसा कलर दे देता है, ब्लू कलर दे देता है। अब आगे बात करते हैं, दो और आपके एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज। ये दो टॉपिक है छोटे छोटे, लेकिन एमसीक्यू इस पे पूछा जा चुका है, आगे मैं इसमें एमसीक्यू कराऊंगा कुछ। तो बोला है कि मिथाइल ऑरेंज, कह रहा है कि अगर मिथाइल ऑरेंज की हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, अगर इसको हम नेचुरल सॉल्यूशन में डालते हैं इसका कलर कैसा रहेगा, ऑरेंज रहेगा। अगर बात करें कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अगर डीप करते हैं तो कलर कैसा दे देगा, रेड कलर दे देगा। लेकिन कह रहा है कि अगर बेस सॉल्यूशन, जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन, अगर उसके अंदर हम मिथाइल ऑरेंज को इंटर करते हैं तो कैसा कलर दे देगा, येलो कलर दे देगा। अब कह रहा है कि फिनेप्थिलीन की, अगर फिनेप्थिलीन की बात करें तो इसको हम अगर नेचुरल मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं तो ये कलरलेस होगा, कोई भी कलर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर एसिड सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डालते हैं तो ये जिस कलर में हम डालेंगे वही कलर रह जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। कह रहा है कि अगर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हम इंटर करते हैं तो क्या होगा, तो ये पिंक कलर शो करेगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके 2023 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें कलर पूछा गया है कि द कलर ऑफ फिनेप्थिलीन इन एसिडिक मीडियम। कह रहा है कि जब हम एसिडिक मीडियम में फिनेप्थिलीन को डालते हैं तो कैसा कलर शो करता है। तो अभी हमने ये पढ़ा था कैसा कलर शो करता है, लो देख लो यहाँ पे फिर से कैसा। अगर हमने फिनेप्थिलीन को अगर हम फिनेप्थिलीन को इंटर कराते हैं एसिडिक में तो कैसा, कलरलेस, वही मतलब रिमेनिंग सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कलरलेस हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हमारा आता है एसिड बेस रिएक्शन। अगर हम एसिड बेस मतलब एसिड के साथ बेस को रिएक्शन करा दें या बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या हो। तो इसमें हमारा पहला ही आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। कह रहा है कि एसिड और बेस का हम रिएक्शन कराएंगे लेकिन किसके प्रेजेंट में, मेटल के प्रेजेंट में। तो बोल रहा है कि अगर हम एसिड का रिएक्शन करा दें किसी मेटल के साथ तो क्या बना के देगा, साल्ट बना के देगा, हाइड्रोजन बना के दे देगा, निकाल देगा, और इसके साथ साथ हीट रिलीज कर देगा। कह रहा है कि इसमें अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो यहाँ पे HCl जो दिया गया, HCl क्या है हमारा, एसिड है, और Mg जो दिया गया ये क्या हमारा है, मेटल है। और कह रहा है कि जब इसका हमने रिएक्शन कराया तो क्या बना के दिया, तो साल्ट बना के दिया। साल्ट क्या बनाया, MgCl2, और साथ में क्या निकाल दिया, H2O। कह रहा है कि अगर हम मान लो ऐसा करें कि बेस के साथ मेटल का रिएक्शन करा दे, तो जब बेस के साथ अगर हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना के देगा। तो जब हम बेस के साथ मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना के देगा, साल्ट बना देगा, फिर साथ साथ हाइड्रोजन बना देगा, और क्या रिलीज कर देगा, हीट रिलीज कर देगा। तो इसमें भी एक एग्जांपल दिया गया NaOH। जब NaOH का हम रिएक्शन कराते हैं Zn के साथ, जिंक भी क्या है, मेटल है, और हमारा NaOH अभी हमने पढ़ा था बेस का एग्जांपल है। तो अगर इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा साल्ट बनाएगा, तो Na2ZnO2 बना देगा जो साल्ट होगा। उसके साथ साथ क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, और इसके साथ साथ हीट रिलीज कर देगा। यहां पे भी इसके साथ साथ क्या करेगा, हीट रिलीज कर देगा। अब बात करता है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो कह रहा है कि यहां पे अगर हम बात करें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस देन द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट बेस। कह रहा है कि अगर हम मेटल का यूज करते हैं तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं और एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है। कह रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं वहां से, और हटाने के बाद से क्या होता है, खुद वो बेस पे पहुंच जाते हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है, Na+
Mg है। अगर हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस के साथ, तो क्या बनेगा? तो देखो एक ये मेटल के साथ क्या है, OH जुड़ा हुआ मतलब बेस है। कह रहा है कि अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना के देगा? तो कह रहा है कि देखो Mg को हटा देगा क्योंकि सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से, तो सोडियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, वहां से हटा देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बना देगा, Na2OH का फॉर्मेशन कर देगा और Mg को बाहर निकाल देगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा आता है दूसरा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कह रहा है कि अगर हम रिएक्शन करा दें एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा? तो कह रहा है कि अगर हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बना के देगा, साल्ट बना के दे देगा, वाटर बना के दे देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा देगा। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, HCl हमारा एसिडिक होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या दिया गया, CaCO3 दिया गया है। और जब इसका ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, अब इनको जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बना के देता है CaCl2, उसके साथ साथ पानी निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H2SO4, ये भी एक क्या है, एसिड है। अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ये क्या बना के देता है, तो MgSO4 साल्ट बना के दे देता है और साथ साथ पानी निकाल देता है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। तो एक चीज याद रखना, जब भी कोई दो कंपाउंड को हम आपस में बाइंड मतलब क्या करते हैं, बाइंड करते हैं यानी रिएक्शन कराते हैं, तो हमेशा याद रखना पानी रिलीज होगा। और जब भी हम किसी कंपाउंड को तोड़ना चाहते हैं, मतलब पहले से जुड़े हुए हैं, आपस में बॉन्डिंग बनाया हुआ, अगर उनको तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, पानी को डालते हैं। तो याद रखिएगा, जब कंपाउंड बना रहे होंगे तो पानी निकाल रहे होंगे, जब कंपाउंड तोड़ रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, पानी डाल रहे होंगे, वाटर को उसमें मिक्स कर रहे होंगे। इतना समझ में आया? आगे देखो क्या बोला है, इफेंसिव इंडिकेटर लिबरेशन ऑफ द CO2 गैस। कह रहा है कि ये सबसे बड़ा इसमें क्या इंडिकेटर होता है, CO2 गैस। अगर CO2 गैस रिलीज हो रहा है तो हमें लग जाता है कि हाँ हमारा जो रिएक्शन है वो सही जा रहा है। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन में भी किसका हमको बात करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करना है। तो ये क्या होता है, तो कह रहा है कि इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हम मेटल ऑक्साइड लेंगे, उसके साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइड का एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे। या कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड लेंगे या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड लेंगे और बेसिक इन नेचर के प्रेजेंट में हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। अब इसमें बात किया तो कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना के देगा, साल्ट बना के देगा, वाटर और इसके साथ साथ हीट निकल जाएगा। मैं अभी बोला, दो कंपाउंड को जब भी बाउंड करोगे तो क्या बनाएगा, वाटर जरूर निकाल के देगा। और जब भी दो कंपाउंड मतलब कोई कंपाउंड है उसको तोड़ना है, डिसोसिएट करना है, तो क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। अब इसमें देखो क्या दिया, H2SO4 का जब हम MgO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना के देता है, साल्ट बना के देता है MgSO4 और साथ में क्या निकाल देता है, पानी, और क्या निकालता है, हीट। वैसे ही यहाँ पे भी देखते हैं HCl को अगर हम MgOH का होल ट्वाइस कराते हैं, मतलब इनके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना के देगा, साल्ट क्या होगा, MgCl2, इसके साथ साथ पानी निकलेगा और हीट निकाल देगा। अब दूसरा बात क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। कह रहा है कि अगर हम रिएक्शन करा दे नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ या नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा दे एसिडिक के साथ, तो क्या होगा। तो बात कर रहे हैं कि अगर हम बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन कराते हैं तो ये भी साल्टी बना के देगा और साथ में वाटर निकालेगा और हीट निकालेगा। फिर यहाँ पे क्या बोला है, एग्जाम्पल दिया गया NaOH का जब हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो नॉन मेटल है तो क्या बना के देगा, Na2CO3 बना के दे देगा और पानी निकाल देगा, वाटर को रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं अगला, वाटर। अगला ही हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का, वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कह रहा है कि एसिड बेस इन वाटर, कह रहा है कि एसिड और बेस के साथ मतलब या एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन कराएं या बेस या वाटर के साथ रिएक्शन कराएं या एसिड बेस वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन एडेड टू द वाटर
acid and base dissociate into their respective ions and help in conducting electricity। कह रहा है कि अगर हम वाटर के अंदर एसिड को डिसोसिएट कराते हैं या बेस को डिसोसिएट कराते हैं तो क्या होंगे, वो अपने अपने आयन में टूट जाएंगे। अब देखना क्या हुआ, अब इसमें क्या कर रहा है, एसिड के कंपाउंड को डाल रहा है तब भी टूट रहा है, अगर बेस के कंपाउंड को डाल रहा है तब भी टूट रहा है, लेकिन किसके प्रेजेंट में टूट रहा है, पानी के अंदर डाल रहे हो ना, यानी जब पानी के अंदर मतलब वाटर के अंदर जब हम कंपाउंड को डालते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, टूटता है, और जब पानी को हम निकालते हैं तो क्या होता है, कंबाइन होता है, एक नया कंपाउंड तैयार करता है। तो कह रहा है कि क्या होंगे, अपने अपने आयन में टूटेंगे, और जब आयन क्रिएट होगा तो हमें मालूम है आयन क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, मतलब जिसके ऊपर चार्ज अगर शो हो रहा होगा तो क्या करेगा, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें क्या होगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब कह रहा है डिफरेंट बिटवीन बेस एंड अल्कली, इनमें क्या डिफरेंट होता है, तो कह रहा है कि अगर हम बेस की बात करें तो कह रहा है बेस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एसिड। कह रहा है कि जब हम बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा रिएक्शन शो करता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पास करता है। अब बात करते हैं इसमें, कह रहा है कि दे आर कंपेयर्ड ऑफ द मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। कह रहा है कि और इसमें क्या क्या चीजें देखने को और मिल जाती है हमारे साथ, तो मेटल ऑक्साइड हो जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। कह रहा है कि ये जितने भी ऊपर आपने एग्जाम्पल देखा बेस में, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कैसे हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल मतलब ये पानी के अंदर घुलेंगे नहीं। जैसे मोस्ट, ये सारी चीजें देखो, ये ऊपर वाले जितने, ये जितने मैंने ऊपर वाला बताया सब पानी के अंदर घुलेंगे, लेकिन कह रहा है कि इनको हटा दो, बाकी बहुत सारे ऐसे हमारे पास बेस हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं आखिर एल्कली क्या होता है। बेस का तो समझ में आ गया, अब एल्कली क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि एल्कली की बात करें तो ये एक्वस सॉल्यूशन में जब बेस को हम डालते हैं क्या, मेनली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना के दे देता है, मेनली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना के दे देता है। और इसके साथ साथ कह रहा है कि इट डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट गिव OH आयन। कह रहा है कि अगर हम अल्कली को पानी के अंदर डालते हैं तो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके क्या देगा, OH माइनस आयन दे देगा। और कह रहा है कि आल एल्कली, जितने भी अल्कली होते हैं सब बेस होते हैं, लेकिन सब बेस, जितने बेस होते हैं सब अल्कली नहीं होते हैं। तो कह रहा है नॉट ऑल बेस आर अल्कली। देखना क्या कि जितना अल्काइल होते हैं सब बेस होते हैं, लेकिन जितने बेस होते हैं हम ये नहीं कह सकते कि सब अल्काइल। इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की। हाइड्रोनियम आयन की अगर हम बात करें, और इसको थोड़ा सा आप लोगों को विजुअल नहीं हो रहा होगा, मैं इसको विजुअल कर देता हूं। ये कलर ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की। अगर हम हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म व्हेन अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट अ लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the oxygen atom water molecule forming coordinate covalent bond। कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, H+ आयन जो होगा उसके पास एक लोन पेयर खाली होगा बॉन्डिंग करने के लिए, जिससे क्या करेंगे, कह रहा है कि उसके साथ साथ और क्या होगा, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे जो फार्मिंग कर रहे होंगे, किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। देख लेते हैं फिगर से क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो तुम देख रहे होगे कि H2O होता है। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग ये किया, एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग ये किया, और दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे। तो कह रहा है कि टोटल 6 होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ देखिए
कितने होते हैं? 6 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर गए H के साथ, लेकिन लोन पेयर कितने बचे? तो एक लोन पेयर ये और दूसरा लोन पेयर ये, तो 2 लोन पेयर बचते हैं। तो कह रहा है कि अगला अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो इसमें भी क्या होगा? वही कहानी होगी, एक लोन पेयर यहां बचा रहेगा और एक लोन पेयर यहां बचा रहेगा। लेकिन कह रहा है कि जब आपस में इनको हम क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन के साथ इनको बॉन्डिंग करवाते हैं, तो बॉन्डिंग करवाएंगे तो एक लोन पेयर क्या करेगा? इसके साथ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, और जब इसके साथ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा तो ये H प्लस भाग के आएगा इसके पास, और जब ये भाग के आएगा इसके पास तो क्या बना देगा? तो H3O बना देगा, एक कंपाउंड ये होगा प्लस आयन के साथ, और क्योंकि ये H प्लस एक आएगा ना तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आयन का क्रिएशन हो जाएगा। लेकिन एक जो होगा उसमें क्या होगा? OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब तुम देखो एक O और H का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस पे चार्ज क्या होगा? माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर एक और आ गए यहाँ पे। समझ में आया? तो कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे क्रिएट होता है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो अब आता है हमारा डाइल्यूशन। इसकी बात करते हैं तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हम डाइलेशन की बात करें तो इसमें क्या बोला है? कह रहा है कि डाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट यूजली वाटर ऑन इट। कह रहा है कि जब भी हमें डाइल्यूशन कराना होगा, डाइल्यूशन तो घुलाना होगा, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? वाटर की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही क्या है? वाटर एक हमारा गुड सॉल्वेंट है, किसको भी डाल दो उसके अंदर वो घुला लेता है। अब कह रहा है कि ये कैसा रिएक्शन होता है? तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके साथ साथ क्या बोला? डाइल्यूट एसिड। अगर मान लो हम डाइल्यूट एसिड की बात करें तो कह रहा है कि द एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर नॉट अदर वे राउंड। कह रहा है कि अगर हमारे पास डाइल्यूटेड एसिड है तो वाटर के साथ ही ज्यादातर वो बॉन्डिंग करेगा, उसके अलावा जल्दी वो किसी के साथ नजर नहीं आएगा। अब कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिड और बेस क्या हो सकता है? तो एक स्ट्रांग हो सकता है, या तो स्ट्रांग एसिड हो सकता है या स्ट्रांग बेस हो सकता है, या तो वीक एसिड हो सकता है या वीक बेस हो सकता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो पहला ही हमारा आता है स्ट्रांग एसिड और बेस। तो इसका क्या होता है? तो कह रहा है कि व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स आर गिवन amount of an acid or a base dissociate completely in water, finish their respective ion H plus ion for the acid और OH plus ion for the base। कह रहा है कि जो कोई भी कंपाउंड अगर पानी के अंदर डालने पे वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और घुलने के बाद से अगर H प्लस आयन क्रिएट कर रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर OH माइनस आयन क्रिएट कर रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस की। तो वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हो तो कह रहा है व्हेन ओनली अ फ्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स given amount of acid or base dissociate in water to the finish their respective ions H plus ion and OH minus ion। कह रहा है कि अगर वीक एसिड की पहचान करना होगा या वीक बेस की पहचान करना होगा तो कैसे पता चलेगा? तो कह रहा है कि जब उस कंपाउंड को हम पानी के अंदर डालेंगे, डिसॉल्व कराएंगे, डिसोसिएट कराएंगे, तो कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे जो H प्लस आयन या OH माइनस आयन दे रहे होंगे, सब नहीं दे रहे होंगे। जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? अगर H प्लस आयन कुछ ही दे रहे होंगे तो क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। अगर OH माइनस कुछ दे रहे होंगे तो क्या होंगे? वीक बेस होंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखो हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे घुलाया है जिसमें कह रहा है कि H प्लस आयन, यहाँ भी H प्लस आयन, ये भी H प्लस, ये एक साथ है, ये यहाँ भी एक साथ है, ये माइनस है। अब देखो जब इसको हमने पानी के अंदर डिजॉल्व कराया तो क्या हुआ? ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, कोई एक साथ दो कंपाउंड नहीं दिख रहे हैं। तो यानी ये किसका एग्जाम्पल होगा? अगर H प्लस आयन दे रहा होगा तो एसिड का होगा, अगर A माइनस में तो वैसे मैंने माना है, मान लो AH माइनस दे रहा होगा तो क्या होगा? तो याद रखना H प्लस आयन दे रहा है तो क्या होगा? एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और OH माइनस सब के सब दे रहे होंगे तो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, देखो B प्लस BOH करके दिया है, H माइनस B प्लस BOH माइनस, सबको जब पानी के अंदर डाला गया तो क्या हुआ?
सब प्रॉपर वे में सब अलग हो गए। तो जब सब अलग हो गए तो जो B+ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और OH- है तो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आया? अब बात करते हैं इसी में कि वीक एसिड वीक बेस क्या होंगे। वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हैं तो जब इसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, अब देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं। अब इसमें क्या दिया, डाइल्यूट एसिड की बात किया है यहाँ पे थोड़ी सी, तो कह रहा है कि कंटेन द लेस नंबर ऑफ H+ आयन। क्या हो रहा है, बहुत कम नंबर ऑफ H+ आयन दिख रहे हैं, लेकिन कह रहा है पर यूनिट ऑफ वैल्यूम, वैल्यूम के हिसाब से क्या है, बहुत कम H+ आयन दिख रहे हैं। फिर उसके बाद से कह रहा है कि कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, मोर नंबर ऑफ H+ आयन देखने के लिए मिलते हैं। अरे आपने HCl डाइल्यूट देखा होगा, उसमें कम H+ आयन होता है, इसीलिए वो हार्ड नहीं होता है, उसको नॉर्मली आप लैब में आपके सामने रखा हुआ मिलता है। लेकिन जिसपे H+ कंसंट्रेटेड एसिड लिखा रहता है, आप देखे होंगे कि हमेशा टीचर आपको बोलता है बार बार कि बाबू इसको ऐसे टच नहीं करना है क्योंकि हाईली एसिडिक है। वैसे यहाँ पे भी ये दोनों फिगर दिया गया, तो यहाँ पे क्या दिया गया, डाइल्यूट एसिड। इसमें देख रहे होगे डाइल्यूट एसिड में क्या है, तो डाइल्यूट एसिड में H+ आयन बहुत कम है। लेकिन यहीं पे देखो अब वैल्यूम कम हो गया, वाटर कम हो गया हमारे पास, लेकिन H+ आयन ज्यादा हो गए, तो ये क्या बन गया है, ये हमारा कंसंट्रेटेड एसिड क्रिएशन हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, H+ सॉरी B+ वाला दिया है, OH- वाला दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे वैल्यूम ज्यादा है लेकिन OH- कम है, ये हमारा क्या है, डाइल्यूट बेस है। लेकिन यहाँ पे देखो OH-, अब क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया लेकिन OH ज्यादा है, तो ये क्या होंगे, कंसंट्रेटेड बेस है। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं, तो अगला हमारा टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो क्या होता है, तो कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज pH रेंज 0 to 14। याद रखिएगा, जो यूनिवर्सल नॉर्मली हम हर जगह स्टडी करते हैं, ये pH कैसे होता है, तो ये pH 1 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 14 तक जाता है। तो तुम बताओ 0 से अगर स्टार्ट हुआ है 14 तक जा रहा है, तो इसकी बीच की मिड लाइन क्या होगी, तो मिड लाइन क्या होगी, 7 वाला माना जाता है। तो यही कह रहा है कि ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। फिर कह रहा है डेट इंडिकेट द एसिडिक एंड एल्किलिटी। एल्किलिटी क्या होता है बाबू, बेस होता है, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसके आगे 7 है तो 8 9 10 11 12 13, तो ये क्या होंगे, 8 9 10 11 12 और 13। तो कह रहा है कि ये 0 से लेके और 6.9 तक क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7.1 से लेके 14 तक क्या होगा, बेस होगा। 7.1 से लेके 14 तक बेस होगा। अब देख लेते हैं, तो कह रहा है कि जो 7 वाला होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ना ही वो एसिड होता है ना ही बेस होता है। तो कह रहा है कि इसके फार्मूले क्या होते हैं निकालने के लिए, तो इसका फार्मूला होता है, अगर एसिड का निकालना है तो pH = -log 10H+ आयन। अगर मान लो हमको बेस निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो pH = -log 10 OH आयन। ठीक है। अब बात करते हैं इन प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर की बात करें तो क्या होता है, H+ आयन = OH- आयन = क्या होता है, 10 पे पावर 7। अरे ये ऐसा है भाई, देख लीजिएगा, 10 पे पावर 7। कह रहा है कि मोल लीटर में होता है, तो ये क्या है, न्यूट्रल होता है। कह रहा है कि द pH वैल्यू ऑफ वाटर कितना होता है, तो 7 होता है। तो याद रखिएगा, लॉग पे वैल्यू अगर 7 आया, -7 का आया, तो ये क्या है, 7 है। सिंपल सी बात। तो ये किसका है, वाटर का है। अब बात करता है pH स्केल ऑफ रेंज फ्रॉम 0 to 14। तो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि 7 से कम है, 0 से लेके 6.9 तक अगर कोई केमिकल रीडिंग आ रही है, यहां पे देखो नीचे केमिकल रीडिंग आ रही है, तो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर 7 से ऊपर आ रहा है, 7 से ऊपर अगर किसी सॉल्यूशन का रीडिंग आ रहा है, तो क्या है, बेस है। तो देखना एल्कली बेस भी बोलते हैं, और यहाँ पे एसिड है। तो एसिड कहां तक है, यहां तक है।
कहां तक है 6.9 तक एसिड है, और बेस कहां से है तो 7.1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है तो 14 तक जाता है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कह रहा है क्या हमारे जीवन में डेली पीएच का क्या रोल है। तो कह रहा है कि पीएच जो होता है सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। कह रहा है कि अगर प्लांट एंड एनिमल की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच, पीएच को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। कह रहा है कि जैसे क्रूशियल लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, कह रहा है कि उनका क्रूशियल लाइफ होता है, और जैसे हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर ले वहां पे भी पीएच बहुत मायने रखता है। फंक्शन ऑफ एंजाइम, क्योंकि अगर उसमें पीएच मेंटेन नहीं होगा तो क्या होंगे, एंजाइम काम नहीं करेंगे, ना ही हमारा हार्मोन्स रिलीज होगा, ना ही कोई वर्क हो पाएगा। फिर बात किया कि पीएच ऑफ सॉइल की बात करें तो क्या है, तो कह रहा है द पीएच ऑफ सॉइल ऑप्टिमल ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट क्रॉप। तो कह रहा है कि अगर सॉइल के अंदर पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारे जो प्लांट है या क्रॉप है वो ग्रो अच्छे से नहीं करेंगे। लेकिन उसको ग्रो करने के लिए कितना पीएच चाहिए सॉइल के अंदर, तो उसके लिए कितना चाहिए 6.5 से लेके 7.0 तक होना चाहिए, तब जाके इसमें अच्छा प्लांट या क्रॉप कोई ग्रो कर पाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें स्टमच की, यहाँ पे देखो पीएच ऑफ डाइजेशन सिस्टम, पीएच ऑफ डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो स्पेसिफिक पीएच होता है और हाईली एसिडिक होता है। स्टमच के अंदर कितना होता है 1.5 से लेके 4 पीएच तक होता है। तो अभी हमने बताया 0 से लेके 6.9 तक क्या होता है एसिडिक होता है, लेकिन सबसे क्या होता है पेट के अंदर बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, 1.5 से 4 तक पीएच पाया जाता है, तब जाके उसमें एंजाइम वर्क कर पाते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब कह रहा है पीएच ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम विच फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इन इन्फ्लुएंस बाय द एचसीएल आवर स्टमच। कह रहा है कि जब पीएच कह रहा है कि पीएच जो होता है इंटरेक्शन करता है एंजाइम को एक्टिवेट करने का भी काम करता है, ताकि उस पर काम कर पाए, जल्दी जल्दी वर्क कर पाए। और क्या करते हैं ये हमारे एंजाइम, तो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ हमारा स्टमच जो होता है, उसके स्टमच में सबसे ज्यादा कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है HCl पाया जाता है। और HCl की पीएच कितनी होती है, तो 1.5 से लेके 4 पीएच तक होती है, यानी क्या होता है हाईली एसिडिक होता है। अब बात करें तो पीएच ऑफ टूथ डीके, ये भी एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है। तो कह रहा है कि अगर हमें टीथ को डिकेइंग कराना है तो उसका पीएच कितना है, तो कह रहा है कि टूथ डीके हैपन व्हेन द टीथ ऑफ एक्सपोज एसिडिक इन्वायरमेंट पीएच 5.5 एंड बिलो। कह रहा है कि टूथ डिकेइंग वाला में जो दिया गया है तो वहां पे कितना होता है पीएच, तो 5.5 होता है, या 5.5 से कम भी हो सकता है। अब कह रहा है पीएच ऑफ सेल डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट के अंदर बात करें तो क्या है, तो कह रहा है कि एसिडिक सब्सटेंस आर यूज्ड द एनिमल्स एंड प्लांट द सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। कह रहा है कि एग्जांपल की अगर बात करें तो कह रहा है बी, फिर कह रहा है प्लांट, कह रहा है लाइक नेटल secrete in the highly acidic substance self defense, these of the secreted and acid substance have the specific pH। कह रहा है कि जैसे अगर हम बात करें बी की, मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी जो डंक मारती है तो उसमें क्या होता है हाईली एसिडिक होता है, जो हमारे बॉडी में आने के बाद से इरिटेशन स्टार्ट कर देता है, स्वेलिंग स्टार्ट कर देता है और दर्द भी, पेन भी स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के यूज में क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल का पीएच क्या होता है हाईली एसिडिक होता है। उसके साथ साथ बात करें बहुत सारे ऐसे होंगे। अब अगला 2 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि द एसिडिक प्रेजेंट इन टोमेटो, अगर आपने टमाटर खाया होगा तो टमाटर के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, तो ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। फिर ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 2022 में। अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि व्हाट इज द गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमच कंपोज ऑफ। अभी हमने देखा कि हमारे स्टमच के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो HCl होता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आता है मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड एंड बेस। कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या तो एसिड का या तो बेस का। तो कह रहा है इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर का तो क्या बना के देगा, एसिड बना के देगा। तो हमारा क्या है SO2 हमारा नॉन मेटल है
और उसके साथ हमने क्या किया है, वाटर का रिएक्शन कराया है, और ये जो हमारा प्रोडक्ट H2SO3 बना है क्या है, एसिड है। और किस फॉर्म में बना है, तो एक्वस के फॉर्म में बना है, मतलब पानी इसमें है, पानी मिला हुआ है। उसके साथ साथ कह रहा है कि अगर SO3 का हम रिएक्शन करा दे फिर से पानी के साथ, तो क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा, ये भी हमारा एसिडिक है यानी एसिड है। अगर कह रहा है कि अगर हम क्या करें, नॉन मेटल एक और ले लेते हैं, NO2 का रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या बना के देगा, HNO3 बना के देगा, और HNO3 भी क्या है, एसिड है। कह रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड का अगर हम आर दोज द रिफिड आर द एसिडिक एनहाइड्राइड, कह रहा है कि अगर नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना के देगा, एसिड एनहाइड्राइड बना के दे देगा। अब बात करें कि अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो भी हमारा एसिड बन जाएगा। तो कह रहा है कि अगर हम H2 का रिएक्शन कराते हैं Cl2 से, तो क्या बना के देगा, HCl बना के देगा। HCl का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और फिर कह रहा है कि अगर HCl के साथ हम H2O को फिर मिला दें, तो क्या बना के दे देगा, तो HCl बना के दे देगा एक्वस फॉर्म में। तो ये जो बनाएगा गैसियस फॉर्म में बना के देगा, और ये जो बना के दे रहा है हमें एक्वस फॉर्म में दे रहा है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक कह रहा है कि अगर हम मेटेलिक साल्ट का रिएक्शन करा दे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना के देगा, साल्ट बना के देगा, और मोर वायलेंट एसिड बना के देगा, बहुत खतरनाक एसिड बना देगा। अगर थोड़ा भी हाथ पे गिरा तो हाथ का काम तमाम, कहीं भी बॉडी पार्ट पे कहीं भी गिर जाए तो हाथ क्या होगा, वो बॉडी ऑर्गन का काम तमाम कर देगा। कह रहा है कि HCl, अगर NaCl का अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4, जो कि हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड, पहले ही बोल दिया है, वॉल्यूम कम और आयन ज्यादा, तो क्या करेगा, अगर ये हाईली एसिडिक का फॉर्मेशन कर देगा, जो बहुत ज्यादा वायलेंट होगा, Na2SO4, जो आपने देखा होगा कि लैब में आपके सामने ये जल्दी रखा हुआ नहीं मिल रहा होगा। जब आप जाओगे मास्टर डिग्री करोगे केमिस्ट्री से, या आप यूजी कोर्स करोगे, तो आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, तो आपको HCl भी मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा साल्ट का क्रिएशन हुआ, और जो हाईलिक मोर वायलेंट एसिड जो क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, HCl हुआ। अब बात करते हैं KNO3, एक्वस फॉर्म में अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या बना के देगा, साल्ट बना के देगा। साल्ट K2SO4 होगा एक्वस वाला, और उसके साथ साथ क्या दे देगा, 2HNO3 बना के दे देगा, जो हाईली एसिडिक होगा। अब बात करते हैं मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बना के देगा, मेटल ऑक्साइड बना के दे देगा, जो बेस है एक। तो कह रहा है कि अगर हम सोडियम का रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना के देगा, Na2O बना के दे देगा सॉलिड फॉर्म में। S का मतलब होता है बाबू सॉलिड, G का मतलब होता है गैस, और एक्वस का मतलब होता है बाबू लिक्विड। ये कह रहा है Mg, अगर Mg का रिएक्शन करा देते हैं O2 के साथ, तो क्या बना के देगा, MgO। ये भी क्या है, एक मेटालिक ऑक्साइड है जो कि बेस है। अब कह रहा है कि मेटल का रिएक्शन करा दें वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, या तो बेस बनाएगा या तो एल्किल बनाएगा, और साथ साथ हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है Zn हम क्या लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और पानी के अंदर जब डाल देते हैं जिंक को, जब जिंक को पानी के अंदर स्टीम का मतलब क्या होता है, गर्म पानी के अंदर, जब गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं तो क्या बना के देता है, ZnO बना के देता है। और ZnO क्या होता है, या तो बेस होगा या तो एल्कली होते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, पानी निकल जाता है, सॉरी H2 गैस निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं फ्यू, अगर कुछ ऐसे भी हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है जिसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो केवल अल्कली बना के देते हैं। जैसे कह रहे हैं कि Na2O सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर उसको हम पानी के अंदर अगर घुला देते हैं तो क्या बना के देता है, तो 2NOOH बना के दे देता है एक्वस फॉर्म में, जो कि ये क्या है, ये एक एल्कली है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला हमारा दिया गया एल्युमिनियम। अगर हम एल्युमिनियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर देखें तो क्या होता है, NH3 होता है गैसियस फॉर्म में। जब उसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो क्या बना के देता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना के देता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NH4OH, जो एक्वस फॉर्म में होता है। अगर अब बात करें हम सॉल्ट की, तो सॉल्ट की जब बात करते हैं तो सॉल्ट हमारा क्या होता है, किसी भी एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट। अब सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो कह रहा है सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ द एसिड कैटायन ऑफ द बेस।
कह रहा है कि क्या करता है, एसिड का एनायन होता है और कैटायन बेस का होता है। तो एसिड क्या होता है H+, एनायन क्या होगा H+, और कैटायन क्या होगा OH-। इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना के देता है, साल्ट बना के दे देता है। जैसे एक एग्जांपल है KCl, NaNO3, CSO4 एक्सेट्रा। जैसे मान लो KCl की हम बात कर लें, तो KCl को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो डिसोसिएट करेंगे तो क्या निकाल के दे देगा, K+ दे देगा, साथ साथ Cl- दे देगा। तो Cl- क्या हो गया, एनायन हो गया, और K+ क्या हो गया, कैटायन हो गया। अब कह रहा है साल्ट आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एसिड अ बेस। कह रहा है कि हम साल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एसिड और बेस को कंबाइन करा देते हैं। अब कह रहा है कि कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट क्या होता है, तो कॉमन साल्ट का एग्जांपल होता है बाबू सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl बोलते हैं। कह रहा है कि रिफर टू एज अ कॉमन साल्ट, इसको कॉमन साल्ट के रूप में जानते हैं बिकॉज इट इज यूज ऑल ओवर ऑफ वर्ल्ड फॉर कुकिंग। कह रहा है कि जो हम खाना बनाने में, जो खाने के अंदर अपना हम नमक डालते हैं, उस नमक का फार्मूला क्या है, NaCl है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। समझ आया। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक की बात करें तो फैमिली साल्ट क्या होता है। कह रहा है फैमिली ऑफ साल्ट। अब फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब क्या होंगे, कई लोग आएंगे इसमें। कॉमन साल्ट खाने वाला, फैमिली साल्ट का मतलब बाबू परिवार में खाने वाला नहीं, मतलब इसके ग्रुप में कितने लोग आते हैं, ये फैमिली की बात किया है। तो कह रहा है कि द साल्ट हैव द सेम एक्शन एनायन बिंग टू द सेम फैमिली। एग्जाम्पल जिसमें दिया है NaCl, KCl और LiCl। अब कह रहा है पीएच ऑफ साल्ट। अगर साल्ट की पीएच की बात करें तो क्या होता है, अगर न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल इन नेचर है तो क्या पीएच होगा, 7 होगा। उसके साथ साथ कह रहा है कि अगर वो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस के साथ बना होगा तो उसका जो नेचर होगा क्या, वो बेसिक नेचर होगा, तो क्या होगा 7 से ऊपर होगा उस साल्ट का पीएच। अगर कह रहा है कि हम स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बनाएंगे तो क्या होगा, जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, तो 7 से कम होगा उसका पीएच। उसके बाद बात कर रहे हैं कि पीएच ऑफ द साल्ट एंड वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करेंगे तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसका पीएच क्या है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है या तो बेसिक हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर वीक एसिड, ये वाला, अगर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस के साल्ट के साथ मिक्स होके बना होगा तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो बेसिक होगा तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ही ले लिए, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो यहाँ पे नेचर भी होगा जो एसिडिक होगा, तो क्या होगा 7 से कम होगा। और ये मालूम है कि वीक एसिड और वीक बेस का क्या नेचर था, कि कभी ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कम, क्योंकि पूरा प्रॉपर डिसोसिएट नहीं होता है कंप्लीटली, इसलिए इसको हमको चेक करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। तो कह रहा है कि इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कास्टिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसको हम किस में यूज करते हैं, तो कह रहा है कि पोलर एंड अल्काइल प्रोसेस। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्रेन सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन साल्ट NaCl एंड कैरिड आउट। आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि यहाँ पे एनोड के कौन सा देखने को मिलेगा, तो Cl2 ये रिलीज होगा, और कैथोड से क्या रिलीज होगा, H2, क्योंकि हमने मालूम था ना Cl- और H+, हमने पहले माना था, जिसपे माइनस चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा भैया, एनोड वाला लोग होंगे, और H+ वाले लोग कहाँ के होंगे, कैथोड वाले लोग होंगे। समझ में आया। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। कह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा क्या होगा, रिमेनिंग बच जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहेगा वहां पे। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ये देख रहे होगे ब्लीचिंग पाउडर, बर्तन धुलने, कपड़े धुलने, जो भी चीजें होती हैं आपने देखा होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो CaOCl होता है, और उसके बाद से Cl होता है। कह रहा है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। कह रहा है कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कह रहा है कि CaCOOH का होल ट्वाइस एक्वस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 के प्रेजेंट में। जो Cl2 हमारा गैस होता है तो क्या बना के देता है, CaOCl2 एक्वस फॉर्म में बना के देता है, और साथ में क्या निकाल देता है, पानी। कह रहा है ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ विथ द वाटर। कह रहा है कि अगर इसको पानी के साथ डालते हैं तो क्या करता है, ये ब्लीचिंग पाउडर रिलीज, सॉरी, ऑन इंट्रैक्शन विथ वाटर। कह रहा है कि अगर
वाटर के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, तो कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर रिलीज द क्लोरीन एंड सीएल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। तो कह रहा है कि जब पानी के अंदर हम डालते हैं तो क्या करता है, जो सीएल होता है वो रिलीज हो जाता है, जो क्लोरीन होता है रिलीज होकर क्या करता है, वो अपना ब्लीचिंग एक्शन स्टार्ट कर देता है। ये देखो देखने में व्हाइट कलर का होता है, ये भी ब्लीचिंग पाउडर का ही फिगर है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की क्या बात है, तो कह रहा है बेकिंग सोडा की बात करें तो कह रहा है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो NaSCO3 होता है। कह रहा है कि इसको किस मेथड से बनाया जाता है, तो इसको साल्वे प्रोसेस मेथड से बनाया जाता है। कह रहा है कि अगर हम लाइम स्टोन की बात करें तो लाइम स्टोन को जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा, तो CaCO3 को जब हीट करते हैं तो क्या होगा, CaO निकल जाए, CaO साल्ट एक क्रिएट कर देगा और CO2 बाहर हो जाएगा। कह रहा है जो CO2 रिलीज होता है पास थ्रू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड NaCl अमोनिया, सॉरी, तो सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया, NaCl एक्वस फॉर्म में जब हम NH3 गैसियस फॉर्म में लेते हैं और CO2 गैस पास कराते हैं पानी के प्रेजेंट में, H2O के प्रेजेंट में, तो क्या बना के देता है, NaHCO3 एक्वस फॉर्म में बना के देता है, और उसके साथ साथ क्या दे देता है, बाई प्रोडक्ट में NH4Cl बना के दे दे रहा है। कह रहा है कि इसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं बेकिंग सोडा का, तो यूज कहाँ होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और डिफेक्शन में भी यूज किया। आगे बात करते हैं तो वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा की बात किया तो वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डी कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि कैल्शियम फार्मूला इसका क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। इसके साथ इस कह रहा है कि इसको किस मेथड से बनाते हैं, तो इसको हीटिंग मेथड NaSCO3 के मेथड से बनाते हैं। कह रहा है कि इसका कैसे रिएक्शन होता है, तो कह रहा है NaSCO3 सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, जब इसका हम हीट कराते हैं तो क्या बनाता है, Na2CO3 बना देता है सॉलिड फॉर्म में, फिर CO2 गैस बाहर कर देता है और पानी निकाल देता है। फिर कह रहा है कि उसको फिर हम क्या करते हैं, Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और इसको 10 मोल वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना के देता है, Na2CO3.10H2O। यही हमारा फार्मूला होता है किसका, वाशिंग सोडा का। कह रहा है इसको हम किस में यूज करते हैं, तो ग्लास में या हम सॉप बनाने में या पेपर इंडस्ट्री में, इसके साथ साथ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को सॉफ्टनिंग में यूज करते हैं, और डोमेस्टिक क्लीनर में भी हम इसको यूज करते हैं। आगे बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा आता है क्रिस्टल ऑफ साल्ट। क्रिस्टल ऑफ साल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट एंड साल्ट ऑफ द क्रिस्टल नेचर के होते हैं, जो कंबाइन करते हैं डिफिनिट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, विच वाटर दैट इज द कंबाइंड विद द साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा है जब पानी के साथ कोई क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब अगला हमारा आता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का नाम क्या होता है बाबू, तो जिप्सम होता है। जिप्सम में क्या देखते हैं, CaSO4.2H2 याद रखिएगा, उसमें 10H2O था, इसमें 2H2O है। कह रहा है कि जब इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये हमें क्या बना के देता है, तो ये हमें बना के देता है CaSO4.12H2O। कह रहा है या तो क्या दे देगा 3/2H2O दे सकता है। फिर कह रहा है कि इसका रियल फार्मूला क्या होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का, तो इसका रियल फार्मूला जो होता है बाबू CaSO4.12H2O। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो इसके दो फार्मूले होते हैं, दो यूनिट होते हैं। एक CaSO4 वाला होता है जो 1 मॉलिक्यूल शेयर करता है वाटर के साथ, और इसी को हम किस में यूज कर रहे हैं, हैंडलिंग ऑफ फ्रैक्चरिंग। किसी का हाथ पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं ना, वही प्लास्टिक जो व्हाइट कलर वाला देखते हो जिसको चूना बोलते हो, वो चूना नहीं होता है, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो क्या किया जाता है उसमें लगा के उसको वाटर के साथ जैसे उसको मिलाया जाता है तो क्या करता है, एकदम हार्ड सब्सटेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी का मॉलिक्यूल कम होता है। पानी मिलते ही क्या करता है, अपने आप को कंसंट्रेट करके उसको हार्ड कर देता है, जो हम इसको यूज कर रहे हैं आजकल मेडिकल फील्ड में। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, पूरा चैप्टर हमने प्रॉपर वे में देख लिया। अगर आगे भी आपको जिस चैप्टर की नीड होगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।